Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू डर्माटोलॉजी सेशन विद डॉक्टर तलहत सुल्ताना। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मैं सेंटर प्रेसिडेंट हूँ 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स का। क्योंकि बाकी सेशन तो कल हो चुका था, अब Q&A सेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त कंसल्टेंट्स बैठे हैं, ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारे लोग शर्माते हैं सवाल करने से, डायरेक्टली आके सवाल करने से, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन ये बनाया था डॉक्टर सुल्ताना, हम 1 बाय 1 लोगों की जो क्वेरीज आपके सामने रखेंगे और डेफिनेटली ऐसी क्वेरीज होंगी वो बिल्कुल वो झिझकेंगे आपके सामने रखने से। मतलब जाहिर सी बात है, कुछ लोग नहीं इस तरह एक्सप्रेस करते, तो ये भी एक तरीका है कि क्वेश्चन के जरिए अपनी क्वेरीज लाने का। नेक्स्ट स्लाइड्स कीजिएगा। क्वेश्चन आया था, मुझे कुछ क्वेश्चन याद नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन था कि हेयर ऑयल यूज करने के क्या फायदे हैं, क्या वाकई इससे हेयर ग्रोथ होती है या बस मतलब क्या मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि हेयर ऑयल यूज कर लेंगे तो चलो डायरेक्ट पानी से एक्सपोजर नहीं होगा तो इससे हमारे हेयर डैमेज होने से बचते हैं। इसकी क्या मिथ है, यानी कि डिफरेंट तरह के ऑयल बनाए जाते हैं देसी तरीके से भी और डिफरेंट तरह के टॉनिक। हाँ, और एक क्वेश्चन है, टॉनिक के यूज से और आम जो सरसों का तेल है इनके ऑयल में क्या फर्क है? अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन ही होता है। और हमारे मुल्क में सदियों से ऑयल बेच के जितना पैसा कमाया गया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये लोगों ने पूरे पूरे कारोबार बनाए हुए हैं जिसपे जो है वो जो हेयर की कंडीशन होती है जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, या बहुत सारे ऐसी हेयर कंडीशन होती है जिसमें हेयर लॉस हो जाता है। तो ऑयल बना के बहुत पैसा बनाया गया। अगेन क्लिनिकल डाटा इस पे कुछ भी नहीं बात करता। अभी तक बहुत कम है क्लिनिकल डाटा। और इनफैक्ट हमें हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर आप इतने ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो वो आपके स्कैल्प जो स्कैल्प के जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि स्कैल्प पे भी एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो जो ग्लैंड्स हैं उनको ब्लॉक करेगा और वो फिर अगेन आपको दूसरी स्किन की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। 2-3 ऑयल्स हैं जिस पे काम हुआ है क्लिनिकल डाटा में, रिसर्च में, उसमें एक रोज़मेरी ऑयल है। लेकिन स्टिल अभी हमारे पास बहुत कैटेगोरिकली बहुत ज़्यादा रोज़मेरी ऑयल के बारे में क्लिनिकल डाटा नहीं है। तो दे शुड बी मोर रिसर्च ऑन रोज़मेरी ऑयल, और उसके थोड़े बहुत बेनिफिट उन्होंने वो किए हैं, जिसमें एक ये है कि ये हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। लेकिन स्टिल अगेन रिसर्च डाटा जो है वो हमें चाहिए और ज़्यादा इन ऑर्डर टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। और अगेन फिर वही बात आती है बैक टू द बेसिक कि हम कोई भी चीज़ स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर या हेयर नेल्स स्किन के ऊपर नहीं यूज़ करेंगे जो एफडी अप्रूव नहीं है, क्योंकि एफडी आपको पता है कि उसके 3 फेजेस होते हैं और वो पूरे क्लिनिकल ट्रायल से मेडिकेशन गुजरती है। तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो अपने जो है वो साइड इफ़ेक्ट एग्जर्ट करती है। तो एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन समरी इज दैट कि आप हेयर ऑयल नहीं यूज़ करें, लेट योर हेयर ब्रीथ नेचुरली, क्योंकि आपके अपने स्कैल्प के अंदर जो है वो एक पूरा अल्लाह ताला ने सिस्टम क्रिएट किया है जिससे वो लुब्रिकेट होते रहते हैं हेयर्स। तो हेयर ऑयल यूज़ करके आप उसको ब्लॉक ना करें ताकि फिर और स्कैल्प की बीमारियां जनरेट ना हो। जी मोहसिन, हेलो। आई थिंक अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Can you recommend a men's cream for the face because dirt and debris of कि कोई
क्रीम प्रोडक्ट या ऐसी प्रोडक्ट जो सन ब्लॉकर के अलावा जो आपने बताई कि जो देखें फेस पे डैब रिस्क तो आता ही रहता है, हम लोग एक्सपोजर भी होता है हमारा एटमॉस्फेयर से, तो कोई भी क्रीम जो रिकमेंडेड, आई थिंक यही कहना चाह रहे हैं। अम, ठीक है, तो कोई भी अगर आप सबसे पहले तो इसमें आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए कि आपकी स्किन जो है वो ऑयली है या आपकी स्किन जो है वो ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर जो बुक्स कहती हैं या गाइडलाइन कहती हैं कि आपको एक सन ब्लॉक रखना है अपनी डेली रूटीन में और एक मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइज़र रखना है। तो अब आप इस सबसे बेस्ट ये है कि ये ब्यूटी क्रीम्स और ये लाइटनिंग क्रीम्स, फेडिंग क्रीम्स से ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई एक अच्छी जो है वो ले लें, जो कि अगेन एफडी अप्रूव्ड हो, ओवर द काउंटर मॉइस्चराइज़र ले लें और उसके अंदर ज़रूर पैच टेस्ट करें। और पैच टेस्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप बहुत थोड़ा सा लेके अपने कान की साइड पे जो एरिया है उधर थोड़ा क्रीम लगा के देखें और उसको लेट इट स्टे ऑन योर स्किन फॉर फ्यू आवर्स और देखें कि कोई आपको स्किन इरिटेशन नहीं हो रही, एलर्जी नहीं हो रही, इचिंग नहीं हो रही, देन यू कैन यूज़ दैट क्रीम और मॉइस्चराइज़र एट बेड टाइम। और अगेन डबल क्लिनजिंग का कोई क्लिनिकल डाटा नहीं है, तो आप बहुत लाइट हाथ से मॉइस्चराइज कर लें अपनी स्किन को और सुबह में जो आप अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लें। सो देयर इज़ नो सच बिग ठीक है, स्किन केयर और फॉर द मेंस आल्सो। सही है। जैसे कल भी इसकी बात हुई थी, दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया कि कोई सन ब्लॉकर। अच्छा, इसके अंदर हमने कल भी बात की थी कि दो तरह से सन ब्लॉक प्रेजेंट करते हैं, एक तो फिजिकल होते हैं और एक केमिकल होते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका ट्रैवलिंग टाइम है, आपका कम्यूट बसेस के थ्रू है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से है, तो सबसे अच्छा ये कि अभी थोड़ा वेदर भी ड्राई होगा तो आप जिंक सल्फेट जो होता है वो फिजिकल बैरियर के तौर पे यूज़ होता है, तो जिंक सल्फेट का कोई भी सन ब्लॉक आप ले सकते हैं और वो बिल्कुल सेफ़ होता है, उसके बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। ट्राई टू अवॉइड केमिकल सन ब्लॉक एज मच एज पॉसिबल। लेकिन अगर कोई केमिकल सन ब्लॉक है जो कि SPF 60 से अबव है वो आप ले सकते हैं। वो किसी भी ब्रांड का ले लें, लेकिन अगेन पैच टेस्ट ज़रूर करें और देखें कि आपकी स्किन जो है वो कोई इरिटेट नहीं कर रही है। और अगेन एफडी अप्रूव्ड ब्रांड लीजिए, लोकल ब्रांड्स, और ये इतनी मार्केट में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी तरफ मत जाएं क्योंकि उसमें एलर्जी होने का हमें पता नहीं है कि उसमें क्या है। एक तो पहली बात है उसका कोई क्लिनिकल डाटा नहीं है, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए। तो एफडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स लें, वो सारे के सारे आप fda.gov पे जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। जितनी भी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं और आप देखें कि पाकिस्तान में कौन सी अवेलेबल हैं जो एफडी अप्रूव्ड हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो वो आप देख लीजिए। और अगेन रीजनेबल प्राइस का जो बात बोला है, ये एक फैक्ट है कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और बाकी वो रीजनेबल प्राइस पे नहीं है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन यूएस, दे आर हाईली एक्सपेंसिव। तो ये है कि आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से जो भी आपके पास चीपर ऑप्शन है लेकिन वो एफडी अप्रूव्ड हो, दैट यू कैन यूज़। I have been facing hair fall issues since सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000. कि एक पर्सन का कि इनको 2017 से हेयर फॉल है और इसके लिए मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे थे। पहले तो जिस जहाँ पे मिनॉक्सिडिल यूज करते वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था, यानी कि उसके साथ साथ चेहरे पे इनको एक्नी होना भी शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जहाँ पे यूज करते थे वहाँ पे उल्टा इनको हेयर फॉल होना शुरू हो गया, फिर उनके उसके साथ साथ बाकी हिस्सों पे भी हेयर फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, और अभी ये स्प्रे भी यूज नहीं कर पा रहे और ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर ने इनको कहा कि आप ओरल मिनॉक्सिडिल यूज कर लें। सो वो कह रहे हैं कि मैं अब कैसे लूं और कौन से ब्रांड की लूं और विच मल्टी विटामिन शुड आई टेक अलोंग विद दैट। ये मेल है कि फीमेल है? अच्छा, सॉरी। इसका जो जवाब ठीक है, इसका ये जवाब है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो ये मिनॉक्सिडिल ले रहे थे,
या अंडर द सुपरविजन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट होंगी। इसको ना तो खुद से शुरू करना है, ना आप खुद से उसको बंद करें, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि ओरल मिनॉक्सिडिल की, वो अगेन वो आप खुद से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सारा जो मैनेजमेंट है वो डर्मेटोलॉजिस्ट करता है, और वो फिर आपको फॉलो अप करता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, और आपको वो सही तरह से गाइड कर सकता है। तो फॉलो अप पीरियड में वो ये देखेगा कि कितना असर हो रहा है मेडिकेशन का, और अगर उसको कोई चेंजेस उसमें करनी है, या आपको अलॉन्ग विद दैट मेडिकेशन कोई दूसरी एड ऑन करनी है, तो वो करेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करें, जो कि हाईली क्वालिफाइड हो, स्पेशलिस्ट हो, और फिर उसके बाद आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो उसके साथ थॉरली डिस्कस करें, एंड देन एक मैनेजमेंट प्लान पे एटलीस्ट 6 मंथ तक अडेयर रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ 2-3 महीने ही करते हैं और उसके बाद वो दूसरा चेंज कर लेते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट अबाउट स्किन, हेयर एंड नेल्स प्रॉब्लम, क्योंकि ये जितनी जल्दी आते हैं ये इतनी आसानी से जाते नहीं हैं। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि जेनेटिक बेस्ड है, और ये लाइफ लॉन्ग रहता है, और ये इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पेशेंट्स फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर फॉल और दूसरे हेयर प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं, जिसमें हेयर लाइन रिसेशन भी उनको फेस करना है। तो उसकी वजह से जो साइको सोशल इफेक्ट्स आते हैं वो फेस करते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि एफडीए ये कहता है कि कोई भी आप ट्रीटमेंट करें किसी भी स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में करें, और दूसरा ये है कि उसको एटलीस्ट 6 मंथ तक यूज़ करें, एंड बिफोर दैट ज़्यादा कोशिश करें कि अडेयर टू वन ट्रीटमेंट। ठीक है। सो ठीक है, तो कीमो और रेडियो थेरेपी का सबसे पहले तो क्वेश्चन ये कि क्यों ये हेयर को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हेयर जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है आपके पूरे बॉडी में जो सबसे पहले इफेक्ट होता है अगर कोई भी आपको इलनेस होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम एक कंडीशन होती है जिसको टीरोजिन एफियम कहते हैं, जिसमें अगर आपको एनीमिया हो रहा है या आपको अंडरलाइन कोई भी कंडीशन हो रही है तो हेयर फॉल करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हेयर जो है वो साइकिल में ग्रो करते हैं। उसमें आपका जो है वो एनाजिन फेस होता है, कैटाजिन फेस होता है, फिर टीरोजिन फेस होता है। तो कीमोथेरेपी में यही होता है कि वो फेजेस जो हैं वो हेयर फॉल ज़्यादा होता है, और बाज़ औक़ात हेयर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि जब आप वंस यू विल बी आप अपने डॉक्टर के साथ मतलब फॉलो अप पे रहें, लेकिन जब आप इन मेडिकेशंस से थोड़ा मतलब जब आप रिमेशन में जाते हैं, रिमेशन का मतलब है कि डिजीज़ एक्टिविटी जो है वो जब रिजॉल्व हो जाती है, तो हेयर्स के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो ग्रो बैक कर जाते हैं। और अगर आपको इसमें कोई कंसर्न है तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं, और आप उनकी राय ले सकते हैं, और उनके साथ जो है वो बैठ के अपने मैनेजमेंट प्लान को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। पर जब एक दफ़ा डिजीज़ जो है वो रिमिट हो जाती है, रिमेशन में आ जाती है, तो हेयर्स जो हैं वो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब ये तो एक इट डज़ मेक अ सेंस कि जब भी कोई इलनेस होगी तो उसके अंदर सबसे पहले जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो आपके हेयर्स पर हो रहे हैं। लेकिन जब वो डिजीज़ एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो हेयर्स कैन गो बैक। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है। अच्छा देखिए, फंगल इन्फेक्शन जब नील में है, अगेन हम बैक टू द बेसिक, फंगल इन्फेक्शन नील में जिसको हम ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, तो ओनिकोमाइकोसिस जो है वो बहुत ट्रबलसम होता है,
और ऑनिकोमाइकोसिस के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपको अगर आपके अंदर अगेन अगर आपके अंदर कोई डिजीज प्रोसेस हो रहा है, सपोज डायबिटिक हैं आप, तो ऑनिकोमाइकोसिस नहीं जाता और ये बहुत रेजिस्टेंट होता है टू, एक तो एंटीबायोटिक इसमें यूज नहीं करते, एंटी फंगल यूज करते हैं, और ये बाज़ औक़ात बहुत रेजिस्टेंट होते हैं इवन विद द एंटी फंगल्स। तो यही है कि अच्छा, तो जो एम्पुटेशन है तो वो एनिकोमाइकोसिस की वजह से नहीं हो सकती, वो अगेन डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है। तो हो सकता है कि इनको अंडरलाइंग डायबिटीज़ हो और उसकी वजह से जो है वो इनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो और उसकी वजह से एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ी हो। पर अगेन अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वी हैव टू चेक द शुगर प्रोफाइल। तो इसमें हम HbA1c कराते हैं इन ऑर्डर टू सी कि कोई डिजीज़ प्रोसेस तो नहीं हो रहा है, स्पेशली डायबिटीज़। थैंक यू। मिलाज़्मा बहुत मिलाज़्मा जिसको कोलेज़्मा भी कहते हैं, ये जो है वो सबसे पहले तो अगेन हमें ये देखना है कि ये होता क्यों है। तो इसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो होते हैं, जिसके अंदर प्रेगनेंसी हो गई, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, या सन आपका सन में जाना बहुत ज़्यादा है, फोटो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा इसमें एपिजेनेटिक्स भी होते हैं। और मिलाज़्मा भी अगेन जो है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है टू द ट्रीटमेंट, और ज़्यादातर लोग जो है वो अडेयर नहीं कर पाते क्योंकि इसमें यही होता है कि इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो काफ़ी टाइम तक चलती है। तो इसमें अगेन यही है कि सबसे पहले तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें जो कि स्पेशलाइज्ड हो। फिर अब जो मिलाज़्मा में अब बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फर्स्ट टाइम तो हम टॉपिकल देते हैं, लेकिन अब जो है वो लेज़र बेस्ड थेरेपीज़ भी हम यूज़ करते हैं मिलाज़्मा में, तो उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और मैंने खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि आप जब लेज़र बेस्ड थेरेपीज़ देते हैं तो वो बहुत क्विकली जो है वो मिलाज़्मा रिमिशन में चला जाता है। और अगेन अगर कोई, इसका यही है कि ये कम्प्लीटली रिज़ॉल्व नहीं हो पाता, ख़ासतौर पे जो डर्मल मिलाज़्मा होता है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है इवन विद एनी ट्रीटमेंट। तो उसके लिए जो है वो फ़ॉलो अप आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, और इसका प्रोसेस जो है, ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो है वो 6 मंथ से 12 मंथ्स पे भी जा सकता है। तो इसमें बहुत पेशेंस रहना पड़ता है और अडेयर करना पड़ता है या स्टिक करना पड़ता है एक ही ट्रीटमेंट के साथ। थैंक यू। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम हर्सूटिज़्म पे बात करते हैं। तो हर्सूटिज़्म के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हर्सूटिज़्म के लिए आप कंसल्ट करिए डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो कि आपकी प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेगा और उसके बाद एग्जामिनेशन करेगा, और फिर उसके बाद आपकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर कर सकता है इन ऑर्डर टू सी कि कोई अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं हो रही है। जो मोस्ट कॉमन है जो हर्सूटिज़म से है, उनमें जो है वो PCOS जो लड़कियों में बहुत कॉमन है, वो होता है, और इसके अलावा कुछ ड्रग से भी होता है हर्सूटिज़म। तो ये है कि वो रूल आउट करना है कि आप अगर अंडरलाइंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो नहीं है, और फिर उसकी जो है वो आप थेरेपी देते हैं। दूसरा ये कि हर्सूट के लिए अगेन आप जो है वो लेज़र बेस्ड थेरेपी, लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जाते हैं, जिसके आपको डिपेंड करता है कि कौन से एरियाज़ में है और हेयर ग्रोथ किस तरह की है, और उसके अंदर भी जो ट्रीटमेंट है वो आपका 7 to 8 सिटिंग्स आपको लेनी पड़ती है, तो अराउंड 4 to 5 मंथ्स, और फिर उसके बाद आपको मेंटेनेंस सेशंस भी लेने पड़ते हैं। लेकिन अगेन अगर इसके अंदर आप हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होंगे या हार्मोनल प्रोफाइल इसमें अगर ख़राब है, तो फिर जो है वो हेयर ग्रोथ होती रहती है ऑन एंड ऑफ, और पेशेंट को बहुत साइकोसोशल जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरा आता है हाइपर पिगमेंटेशन। इसमें भी यही है कि कंप्लीट हिस्ट्री एंड प्रॉपर एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी in case of hyperpigmentation, and then we have to बहुत सारे लोग बहुत सारी ड्रग्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वी ऑल्सो सी द ड्रग प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट कि कौन सी अभी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं।
एंड देन जो भी हाइपर पिगमेंटेशन को जो भी चीज़ कॉज कर रही है पहले तो आपको उसको एड्रेस करना है, और फिर हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आप टॉपिकल थेरेपीज पे जाते हैं, और लेज़र बेस्ड थेरेपीज भी आ गई हैं जिस पे आप जा सकते हैं। पर अगेन आप इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए ईदर इट्स हाइपर पिगमेंटेशन और हिर्सुटिज्म, यू हैव टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्पेशलाइज्ड हो, और जो है वो आपको और यही है कि आपको आप और आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो मैनेजमेंट की तरफ जाए और रेगुलर फॉलोअप्स की तरफ जाए। ठीक है, स्किन एंड हेयर केयर रेमेडीज। अच्छा, इसके अंदर मैं इसमें फंस जाती हूँ, बताए इतना सब कुछ डालने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको कैसे एड्रेस करूँ। अच्छा, इसके कोई बुलेट्स पॉइंट्स रख ले। हाँ, इसके मैंने बना लिए बुलेट पॉइंट्स। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि स्किन केयर, स्किन टिप्स जो कि आपको ₹1 भी कॉस्ट नहीं करेगी, जीरो, नाडा रुपीस या नाडा डॉलर्स आपको कॉस्ट करती है। चलो पहले उस पे बात करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले ये है कि आपको सबसे पहले जो है वो सबसे ज़्यादा पानी पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर अ डे आप सब स्टूडेंट्स को और सबको लेना है। दूसरा ये है कि अपने हाथों को वॉश करना है बिफोर टचिंग योर फेस, ठीक है। तो हमारी जो आदत होती है ना कि मुंह पे हाथ लगाते रहते हैं, तो ऑलवेज वॉश योर, तो हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। इसके देन थर्ड आता है कि आपको अपना पिलो केस जो है जिससे आप सोते हैं पिलो पे, वो हर वीक उसको चेंज करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी ब्रेकआउट्स आपको हो सकते हैं, ठीक है। इसके फिर आता है फोर्थ पॉइंट के इसके अंदर आप वार्म और कोल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को वॉश करने के लिए, ठीक है। कोशिश करें कि आप जब सो रहे हो तो अपनी बैक के ऊपर सोएं, ठीक है। फिर थर्ड सिक्स्थ आता है कि अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप आइसिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आइसिंग का जो इफेक्ट होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्टिव होता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से अगर आप लेट्स सपोज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे और आपको 1-2 ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, खासतौर पे फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होता है जब वो प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में होती हैं, तो मेंसेस के कुछ दिन पहले उनको तो 1-2 ब्रेकआउट्स होते हैं, तो आप जो है वो आइसिंग कर सकती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने जो फेस को अननेसेसरी जो है वो टच ना करें, ठीक है। और हमेशा जैसे ही आप बाहर से आ रहे हैं या कोई भी काम कर आ रहे हैं, आप अपने फेस को वॉश करें, और आप ये दिन में 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा वॉश कर सकते हैं, इसका कोई हार्म नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो 8 पॉइंट है जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था, और ये मैं सबको बताती हूँ, ख़ास तौर पे यंग बच्चों को, कि अल्लाह के वास्ते अपने पिंपल्स को पॉप करना छोड़ दें। स्टॉप पॉपिंग अप योर पिंपल्स, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो मेरे पास आते हैं वो सिवियर एक्नी स्कारिंग के साथ आते हैं। पॉपिंग अप योर पिंपल्स इज इक्वल टू स्कारिंग। तो इसको आप एक्नी को ट्रीट कर सकते हैं, इसको पॉप नहीं करें, क्योंकि इसमें मज़ा आने लगता है, उनको एक सेटिस्फैक्शन होती है जब वो उसको पॉप करते हैं, तो ठीक है। तो इस पॉपिंग अप पिंपल इज हाईली जो है वो प्रोहिबिटेड, ये बिल्कुल नहीं करना है, इसको पिंपल्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। और इसके अलावा जब आप वॉश रात के अंदर एक रूटीन बनाएं कि जब भी आप पहले अपने फेस को वॉश करें और ब्रश भी करें टीथ को, और फिर इसके अलावा बहुत माइंडफुल रहें क्या आप खा रहे हैं, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वही आपकी स्किन के ऊपर आएगा। अगर आप फ्राइड फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट इंडेक्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खा रहे हैं, इट विल इवेंचुअली कम टू योर स्किन, ठीक है। तो जो भी खा रहे हैं बहुत माइंडफुल होके खाइए कि आपके मुंह के अंदर क्या जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। ये पूरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। जब आप लोग
फ़ौरन वेकअप होते हैं, जब सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर बैठिए, माइंडफुल होके अपने अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए 5-10 मिनट्स बिफोर बिफोर सीइंग योर सेल फोन। हमेशा थोड़ी देर 5-10 मिनट सेल फोन पकड़ने से पहले ज़रूर मेडिटेशन कीजिए, और सेल फोन को भी अपना क्लीन किया करें। जब आप बात करते हैं फ़ोन पे तो कोशिश करें कि उसको सैनिटाइज़र से या किसी चीज़ से क्लीन करें, अल्कोहल सॉप से क्लीन करें, क्योंकि उससे भी जो है वो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। तो ये तो स्किन केयर के लिहाज से थे। हेयर केयर के बारे में ये है कि अगेन हेयर में यही आता है कि अपने 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 स्ट्रेस को जो है वो मेंटेन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स कर सकते हैं आप जो भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर आप प्रेयर्स कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हेयर के लिए शैम्पू, मतलब अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन शावर कर रहे हैं तो उसमें अच्छी तरह से स्कैल्प की रूट पे जाके उसको अच्छी तरह से मसाज करके शैम्पू कीजिए, ठीक है। शैम्पू को बालों के अंदर रहने ना दीजिए, मेक श्योर कि पूरा शैम्पू रिंस आउट होगा आपके बालों से। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं कीजिए, क्योंकि उससे भी ग्लैंड्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और हेयर के इश्यूज़ कराते हैं, ख़ासतौर पे डैंड्रफ वगैरह के। फिर हेयर फॉल में एक और ये आता है कि अगर आप कोशिश करें कि फ्रूट, वेजिटेबल्स और जो आपकी आयरन कंटेनिंग वेजिटेबल्स हैं वो लीजिए, ताकि आप अपने एनीमिया को करेक्ट कर सकें। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि हेयर जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और फिज़ी हो जाते हैं, स्पेशली इन विंटर सीजन अब आने वाला है। तो कोशिश करें कि जो पानी है वो पानी जो हो वो बहुत हार्ड वाटर ना हो। आप पानी को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो हार्ड वाटर यूज़ ना करें जब आप अपना सर धो रहे हैं तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, ईटिंग हैबिट्स को अपनी इम्प्रूव करें, और पॉजिटिव इमोशंस के साथ रहें, ताकि आपकी स्किन, हेयर और नेल्स तीनों पे इसका जो है वो अच्छा इम्पैक्ट हो। अच्छा पॉइंट ये ऐड किया कि स्ट्रेस मैनेज करें, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मुझे। इनका क्वेश्चन ये है कि इनको ब्लैक स्पॉट्स हैं और डार्कनिंग है अंडर आर्म में, और ये चाह रही हैं कोई अच्छा सा हेयर रिमूवल इसके लिए, और इनको पाँव पे प्रेशर पॉइंट्स पे भी ट्रेनिंग हुई है, उसके वाले से ये उनको रिमूव करने के वाले से पूछना चाह रही है ठीक है। कैसे remove अच्छा, बिल्कुल सही कह रही है। ये जो फ्रिक्शन एरियाज होते हैं, ख़ासतौर पे वो एरियाज जो कि अंडर एक्सपोज्ड है, जो कि एक्सपोज नहीं हो रहे, और फ्रिक्शन एरियाज हैं, अंडर आर्म हो गए, आपके नकल्स हो गए, आपका एल्बो हो गई, नकल्स हो गए, तो ये पॉइंट्स हो गए, या फिर आपके जो प्राइवेट एरियाज होते हैं, तो ये एरियाज होते हैं जहाँ पे पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम रेशियल पिगमेंटेशन भी कहते हैं। ब्राउन स्किन का ये एक प्रॉब्लम है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई स्किन लाइटनिंग या प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करें। इवन इन्होंने कहा है कि हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स वो भी इस्तेमाल ना करें। अब लेज़र टेक्नोलॉजी है, आप लेज़र बेस्ड थेरेपीज़ की तरफ जा सकती हैं। और वही अगेन है कि जो स्किन अगर ब्लैक स्पॉट के लिए आप स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो अगेन जो कल हमने बात की थी कि स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स FDA ने सख्ती से मना किए हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें पता नहीं है, इसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में हाइड्रोक्विनोन है, जो कि आपकी लेटर ऑन उस वक्त तो ब्लीचिंग इफेक्ट दे देता है, लेकिन लेटर ऑन वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर सकता है। सेकंड, उसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ मर्करी है, जो कि आपकी स्किन को की इरिटेशन कर सकता है, लेकिन और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। फिर तीसरा ये है कि उसमें और भी दूसरे चीज़ें हैं जो कि स्किन के लिए अच्छी नहीं है। तो जो ब्लीचिंग या लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल ही मना है। दूसरा ये है कि अब ये आता है कि हेयर रिमूवल, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, जो कि स्किन पे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट एलर्जी कराती है, जिसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। तो लेज़र हेयर रिमूवल जो है वो
एफडी अप्रूव्ड मेथड है कि आप उससे जो है वो अगर आपको प्राइवेट एरिया का वो करना है, हेयर रिमूव करने हैं, तो आप वो यूज़ करें। उसमें सेवरल सिटिंग्स होती हैं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ बात कर सकती हैं। फिर हैंड और फीट की जो पे जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसके लिए भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि देखिए एक जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि ना तो खुद से कोई प्रोडक्ट को शुरू करें और ना खुद से उसको ख़त्म करें, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, तो उनके पास वो नॉलेज से इक्विप्ड होते हैं। और फिर जहाँ तक पिगमेंटेशन है, इसके अंदर क्रीम्स वगैरह भी, टॉपिकल ट्रीटमेंट भी आते हैं, इसके अलावा इसमें लेज़र बेस्ड थेरेपीज़ भी आती हैं और केमिकल पील्स भी आती हैं। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और फिर डिफरेंट जो ऑप्शंस है उस पे जो है वो जो भी आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो उस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। सो सबसे पहले डोंट्स पे बात करते हैं कि डोंट्स क्या होते हैं। जो जितनी भी आपकी हाई ग्लाइसेमिक फूड है वो उसको नहीं लेना है। दूसरा ये है कि हेल्दी डाइट और हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है। अच्छा, सोडा जो ड्रिंक्स होते हैं जिसको हम सोडास कहते हैं, सोडास बिल्कुल नहीं पीना, वो तो बहुत ही आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह है। तो ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स, इवन मैं भी अपने हाई स्कूल और कॉलेज के टाइम पे बहुत ड्रिंक्स पीती थी, फजी ड्रिंक्स पीती थी, हाई शुगरी ड्रिंक्स पीती थी। तो अब ये है कि अब मैंने छोड़ दिए हैं, पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी इसको छोड़ दें और उसकी जगह पे आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि आप वाटर कंटेंट अपना रख सकते हैं, हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे हमने अभी डोंट्स पे बात की थी कि पिंपल पॉपिंग ना करें, स्किन को अननेसेसरी टच ना करें, अपने फेस को, अपने पिलो केस को हर वीकली चेंज करें, अपने जो आपके सेल फोन्स हैं उसके कवर को साफ रखें। इसके अलावा यही है कि एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करें। डोंट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट मैं डोंट बोलना चाहूँगी वो ये है कि अननेसेसरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करें। ये पैसे का ज़ाया है, ये इसराफ है। अगर आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें। और कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जा रहे, कोई कॉस्ट का प्रॉब्लम है, तो फिर आप अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे बात करें। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक अ हेल्दी चॉइसेस। जो भी आप चॉइस बनाएं, बहुत सेंसिबल चॉइसेस बनाएं और जो मैसेज है उनको फॉलो ना करें, रादर जो फैक्ट्स हैं, फीलिंग्स को फॉलो ना करें, फैक्ट्स को फॉलो करें। यही बोल सकती हूँ मैं, कल से यही बात कर रही हूँ कि फीलिंग्स को फॉलो ना करें, फैक्ट्स को फॉलो करें। ठीक है, पिगमेंटेशन स्पॉट्स में एक है कि पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, और मैंने ये देखा है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी कि वो इतनी आसानी से नहीं जाते। तो इसमें मैं आपको जनरल व्यू ये बता सकती हूँ कि जो भी आप जिस भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं उसमें कोशिश ये करें कि जो भी आप ट्रीटमेंट करें एटलीस्ट उसमें 6 मंथ का टाइम दें, और उसमें आपको अगर और अडेयर रहें ट्रीटमेंट के साथ। तो कंप्लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अडेयरेंस एंड कंप्लाइंस टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। दूसरा ये कि अगर आपको इनिशियली कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही हैं या आपको लग रहा है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है, तो फ़ौरन से उसके ऊपर डिसीजन पास नहीं करें। ऑलवेज आस्क योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लेट देम इन्फॉर्म कि आपको उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस क्रीम की वजह से या इस ये जो ट्रीटमेंट मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी वजह से और कोई दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो जस्ट आई डू सजेस्ट कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ लूप में रहिए, उनसे बात कीजिए और फ़ौरन से किसी डिसीजन पे मत जाइए कि चलो मैं अब दूसरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। या मैंने बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स पे देखा है कि दे स्टार्ट पोस्टिंग
अननेसेसरी अबाउट देयर स्किन प्रॉब्लम्स। हालांकि वो हज़ारों ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो हर्बल भी ले रहे होते हैं, वो जो है वो होम्योपैथिक भी ले रहे होते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो आप जो इतनी ज़्यादा जनरलाइज एंजाइटी में रहते हैं, तो ट्राई नॉट टू बी इन ट्राई नॉट टू बी दैट मच एंशियस। आई एम नॉट सेइंग कि ऑफ कोर्स ये एक ऐसे इश्यूज हैं जो साइको सोशल होते हैं, जो आपको बहुत साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पर अगेन यही है कि पहले तो आपकी अवेयरनेस हो कि ये जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है वो है क्या, और इसको इनकाउंटर करने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा डॉक्टर आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उस डॉक्टर वो जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उससे आपको फॉलो अप पे कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ा। तो ऑल दोज फैक्टर्स जो है वो एक अच्छे ट्रीटमेंट प्लान की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। देखिए, एक तो ये कि मैं बहुत प्रो हिजाब हूँ, और एज अ मुस्लिम वुमेन ये हमारा बैज है कि हम मुस्लिम हैं। ठीक है, तो हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है हेयर लॉस से। दूसरा ये कि हेयर लॉस में हमें ये देखना होता है, हम कंप्लीट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और हेयर लॉस में हमें अंडरलाइन प्रॉब्लम देखनी होती है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी कंडीशन है, जैसे एनीमिया है, थायराइड की प्रॉब्लम से उसके अंदर हेयर लॉस होता है। तो जब आप उसको करेक्ट करते हैं तो हेयर लॉस भी जो है, और बहुत इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, क्योंकि उनकी स्लीपिंग आवर्स चेंज हो जाते हैं, रात रात भर जाग के पढ़ रहे होते हैं, या ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। तो इसके अंदर हम पूरा अंडरलाइंग मैकेनिज्म देखते हैं, और उसके बाद फिर हम जो भी अगर कोई डिसीज़ प्रोसेस है तो उसको इनकाउंटर करते हैं, और फिर इसके अंदर जो एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट है वो हम बताते हैं पेशेंट को। तो अगर एनीमिया है तो एनीमिया की करेक्शन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगेन इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, ये फ़ौरन से सॉर्ट आउट नहीं होता। तो आप जब रेगुलर फॉलो अप पे आएंगे और अडेयर रहेंगे ट्रीटमेंट के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि ग्रेजुअली जो है, जितनी तेज़ी से हेयर लॉस हुआ है, तो ग्रेजुअली जो है वो हेयर लॉस बंद हो जाता है, और फिर हेयर लॉस बंद होगा तो हेयर जो है वो आना शुरू होंगे, हेयर ग्रोथ होगी। तो इसके अंदर वही बात है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोपिगमेंटेशन। अच्छा, हाइपोपिगमेंटेशन जो है उसको भी इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपोपिगमेंटेशन को हम एक और डिजीज़ कंडीशन है विटिलिगो से डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें तो उसके अंदर डर्मेटोलॉजिस्ट प्रॉपर एग्जामिनेशन की हिस्ट्री लेता है, प्रॉपर एग्जामिनेशन करता है, और उसके बाद फिर वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस पर आता है, और अगर उसको कोई इन्वेस्टिगेशन करानी होती है तो वो कराता है। हाइपोपिगमेंटेशन में जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो एक्जिमा होते हैं, जिसमें पिट्रियासिस एल्बा होता है, जो कि फेस पे बहुत कॉमन है। और दूसरा जो है वो डी पिगमेंटेड रीजन्स में विटिलिगो होता है, जो कि वो हाइपोपिगमेंटेड ही लगता है, लेकिन एक्चुअली वो डी पिगमेंट होता है, जो कि ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है। जहाँ तक ग्लूटाथायोन प्रोडक्ट्स का है तो उसका कोई क्लिनिकल डाटा नहीं है, बल्कि एफडीए ने इसको कभी भी अप्रूव नहीं किया है। तो अगेन वही बात आती है बैक टू द बेसिक कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो कि एफडीए अप्रूव नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी को मानना पड़ेगा ना। तो जो पूरे दुनिया में जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो एफडीए है अभी राइट नाउ। तो एफडीए की वेबसाइट पे भी जाके आप पूरा देख सकते हैं। ग्लूटाथायोन प्रोडक्ट्स के बारे में सख्ती से मना किया गया है, और ये एफडीए अप्रूव नहीं है, तो ये बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, इसमें एक और बात मुझे बतानी है कि सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे लोग ग्लूटाथायोन के यूज़ करते हैं, तो इसका भी कोई बहुत ज़्यादा क्लिनिकल डाटा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो उसकी बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो अप्रूव्ड है। तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें अप्रूव नहीं है वो नहीं यूज़ करें, क्योंकि वो ज़ाहिर है किसी प्रोसेस के थ्रू ही मार्केट में आती हैं। एफडीए
पूरा क्लिनिकल प्रोसेस के थ्रू मार्केट में लाता है चीज़ें, तो जो भी क्लिनिकल प्रोसेस है उसके थ्रू ही अगर वो चीज़ आप यूज़ करें ताकि हमें पता हो कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ करें तो ये आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस ना दे, आपके लिवर को कहीं डैमेज ना करे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इवन सप्लीमेंट्स में भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो कोई सप्लीमेंट भी शुरू कर रहे हैं तो किसी के कहने पे इस्तेमाल ना करें, ज़रूर अपने फैमिली फिजिशियन, जनरल फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जो है वो कंसल्ट करके फिर इस्तेमाल करें। एक्नी मार्क वाला क्वेश्चन आई थिंक सेम हो चुका पहले भी हाँ, कि अच्छा हेयर फॉल भी है आपको। अच्छा, एक्नी मार्क्स में अगेन यही हो रहा है कि इसका मतलब है कि अगर एक्नी मार्क्स हैं तो इसका मतलब है कि एक्नी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो मार्क्स बन रहे हैं ना। तो यही है कि आप जो जनरल चीज़ें कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा सही रहें। और एक्नी आपको पता है कि एक्नी की प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। एक्नी जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसको प्रोपाइनोस एक्नीस कहते हैं, तो वो उस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो अब इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स भी हैं, इसके अंदर टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी आते हैं। फिर इसके अंदर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट्स के अंदर आप ओरल ट्रीटमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ एक्नी। और उसके बाद फिर थर्ड लाइन, फिर इसके अलावा लेज़र बेस्ड थेरेपीज़ भी आ गई हैं। अगेन एक्नी मार्क्स के और पिगमेंटेशन के लिए भी लेज़र बेस्ड थेरेपीज़ हैं। तो वो भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि रातों रात प्रोसेस नहीं है, ये एकदम से नहीं हो जाएगा कि अभी आपने शू बोला और एकदम से आपको क्लियर स्किन मिल गई। इट्स अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। तो अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज को रूटीन में रखना होगा। तो ये सिर्फ टीवी देखने से या फेसबुक देखने से ये ख़त्म नहीं होगा। तो यू हैव टू बी वेरी कंसर्न एंड विजिलेंट अबाउट योर स्किन। और दूसरा ये कि अगर हेयर फॉल भी हो रहा है साथ में एंड आई वांट टू एंजॉय माय 20s, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल एंजॉय करें, लेकिन ये है कि यू हैव टू मेक सर्टेन थिंग्स योर प्रायोरिटी। अगर आप सीरियस हैं अपनी हेल्थ के बारे में और आप तो फिर आप इसके बारे में पढ़ें और फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करें और फिर उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्लान वो आपके लिए ऑर्गेनाइज करेगा और फिर उसको 6 मंथ के लिए एटलीस्ट यूज़ करें और फिर अडेयर रहें ट्रीटमेंट पे। ठीक है, और यही है कि ये इट नीड लॉट ऑफ पेशेंस अगेन एंड अगेन। और इसके अंदर जो है ये एकदम से हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम एकदम से सही कर दें एक्नी को या एक्नी मार्क्स को। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम। एक हमारे साथ एक पेशेंट भी हैं, वो आपसे कंसल्ट करना चाह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिस फाइजा काइंडली उनको स्टेज लीजिएगा। आई थिंक ये उनका अस्सलाम क्वेश्चन है, वालेकुम। वो डायबिटिक पेशेंट। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, असल में मुझे इशू था बालों का, और ये 2017 से मेरे वाला ही इशू था, ये जो अभी भाई ने आपको बताया। तो मेरा इशू ये है कि मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो काफ़ी टाइम से मैं जा रही हूँ, लेकिन मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन 2 महीने से मुझे, क्योंकि एक फ्रेंड ने यूज़ की माइनॉक्सिडिल, तो उसने कहा कि ये असर करती है, तो मैंने भी उनकी देखा-देखी मतलब शुरू कर दिया। लेकिन पहले तो वो ठीक रहा, लेकिन हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद ना मुझे एक्नी होने पड़ गई। और अगर मैं बात करूँ डाइट की, तो मेरी डाइट इस तरह की बिल्कुल नहीं है कि मतलब फ़ास्ट फूड वग़ैरह या कोई भी मतलब बाहर की चीज़ें तो मैं खाती ही नहीं हूँ कि जिससे मुझे एक्नी हो, और स्किन मेरी एक्नी प्रोन भी नहीं है। मतलब यही है कि माइनॉक्सिडिल मुझे जो है ना वो रिएक्ट कर रही है और फेस पे एक्नी आ रही है।
और जब मैं माइनॉक्सिडिल लगाती हूँ फेस पे मास्क लगाती हूँ, मतलब कोई उसके छींटे इधर उधर ना जाएं, लेकिन ये है कि वो सर पे लगाती हूँ लेकिन वो रिएक्शन कर रही है। अब जिस दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन किया था आपसे, तो उस दिन भी मैं डॉक्टर के पास गई थी, यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट हैं, मुझे उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ें उसको, आप उन्होंने एक स्प्रे का एक और फार्मूला दे दिया मुझे कि आप ये यूज़ करें। अभी भी मैं वो 1 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, तो उससे भी मुझे मतलब फेस पे एक्नी आ रही है, हालाँकि मेरी स्किन एक्नी प्रोन नहीं है, लेकिन बहुत मतलब इश्यू कर रही है। ठीक है मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि आपकी एज कितनी है? मैम 27। ठीक है, और आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? अनमैरिड हूँ। और डॉक्टर साहिबा, मैं बस ये पूछना चाहती थी आपसे कि मैं मतलब कि ओरल माइनॉक्सिडिल पे जा सकती हूँ? असल में मैंने आपसे बात इसलिए की कि भाई थोड़ा-सा वो मिस्टेकनली उन्होंने गलत बोल दिया कि ये इनको किसी डॉक्टर ने कहा है, तो मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं ओरल माइनॉक्सिडिल यूज़ करूँ या नहीं करूँ, या कौन-सी कंपनी का करूँ? ठीक है, वो हम आपसे माज़रत चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कोई ऑनलाइन कर रहे हैं तो हो सकता है कोई गलती हो गई हो। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है हाँ, नो कि प्रॉब्लम। हाँ, इसमें सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। अब हेयर फॉल होने के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। जिसमें से जो मेजर कॉज़ है उसके अंदर एक तो ये कि खून की कमी अगर हो रही है, ठीक है। सेकंड आपका ये कि अगर आपका थायराइड अंडर फंक्शन है, जिसको आप हाइपोथायराइड कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म है, तो वो ये देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा और कोई हार्मोनल इश्यू है, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आई वुड लाइक टू गो फॉर सर्टेन। मैं अब जैसे आपने मुझे बताया है, तो अब मैं फिजिकली तो आपके पास मौजूद नहीं हूँ, तो मैं जी। ज़रूर आपसे पूरी हिस्ट्री मालूम करना चाहूँगी, और ये कंसल्टेशन के थ्रू हो सकता है, जी। जिसमें आपको, क्योंकि ये पेशेंट की प्राइवेसी भी होती है ना इसके अंदर, तो मैं सारी चीज़ें आपको पूछूंगी, उसके बाद फिर आपको एग्जामिनेशन करूंगी, और हो सकता है रेलिवेंट एग्जामिनेशन भी करूँ। और उसके बाद फिर अगर मुझे लगेगा तो मैं अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करूंगी विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, इफ इट डज ठीक मेक है। अ सेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी मैनेजमेंट प्लान आएगा अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल डायग्नोसिस, फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि आप क्या यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि एफडीए अप्रूव्ड है ओरल मिनॉक्सिडिल, लेकिन ये ऐसे आप नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक जी। आपके पास कोई क्लिनिकल हिस्ट्री या एग्जामिनेशन रेलिवेंट ना हो। ठीक है, तो हो सकता है कि ठीक है। अंडरलाइन डिजीज हो सकता है, अंडरलाइन डिजीज कुछ और हो रही है, अनीमिया हो रहा है, तो हम पहले करेक्शन ऑफ अनीमिया की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि खुदा ना खास्ते किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो, तो हम जी। उसकी थायराइड के इश्यू को देखेंगे, और उसके बाद फिर जो हेयर फॉल उसके रिलेटेड हो रहा है उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। तो इट्स ये मल्टी फैक्टोरियल है, इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है जी। कि मिनॉक्सिडिल, हो सकता है कि कोई अंडरलाइन प्रोसेस हो रहा है, हमें पता नहीं है। तो इसके अंदर अगेन वही जो मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ कि क्लिनिकल, अब ये है कि आप सही कह रही हैं, बहुत सारे फिजिशियंस टाइम को बहुत सेव करते हैं, और वो थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट और डॉक्टर की एक वो नहीं बन पाती, रिलेशनशिप नहीं बन पाती। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है कि एक पेशेंट और डॉक्टर की एक रिलेशनशिप होती है, जिसके अंदर डॉक्टर को टाइम देना है इवेंचुअली पेशेंट को, ठीक है। तो अब यही है कि आप अभी कुछ भी खुद से स्टार्ट ना करें, और कोशिश ये करें कि आप कोई बेस लाइन आप मुझसे कंसल्ट करें। मैं आपको कुछ अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकती है तो मैं आपको वो दे सकती हूँ बिल्कुल, और जितना भी मैं हेल्प आउट कर सकती हूँ अपने पार्ट वे में आपको इसमें पूरा सपोर्ट करूँगी। जी, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। ये हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हमारे साथ एक और पेशेंट है, वो अपना ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। presentation करते हैं। जी डॉक्टर मिस फाइजा, साहिबा अपना मेरे माइक ऑन करें। नाखून में दर्द पमदे ते वाला पीप भरी जो बस है। लास्ट पेशेंट है। ठीक है। अच्छा, नाखूनों में दर्द होता है और पीप भर जाती है। जी हाँ, वाला नाखून निकल पमदन। अच्छा, खून भी निकलता है। आपको ये कितने अरसे से हो रहा है मसला? त्राए दफा पहले निकल गए, चौथा दफा ये खराब थे खड़े, चौथी बार। अच्छा, चौथी बार हुआ है। आपकी उम्र कितनी है मैम? 2 उंगली खब्बे हाथ वाला 2 उंगली को उमें हथे पेरे दे नाखून दर्द होंदे, जले दर्द पमदे ना नहू खराब थी वेंदन। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा मैम कि आपको शुगर तो नहीं है? शुगर तो है। हाँ, तो ये इसी की वजह से हो रहा है। अभी आपकी शुगर कितनी चल रही है? बढ़ी भी रहती है? आप दवा खाती हैं कि आप दवा का इस्तेमाल कर रही हैं? दवा तो कम दिया इस्तेमाल, दवा करेंगे त्राई टाइम। अच्छा, 3 दफ़ा लेती हैं? जी ठीक है। तो ये है कि मैम इसमें ये कि आप मुझसे कंसल्ट कर लें ऑनलाइन, और मैं देख लूँगी, आपके नेल्स को भी देख लूँगी, और अगर दवा की कुछ इन्वेस्टिगेशन करा लूँगी। अगर दवा जो है वो शुगर की, मुझे लगेगा अगर शुगर ज़्यादा है तो शुगर को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ये नाखूनों का मसला कभी हल नहीं होगा। तो फिर ये है कि आप मेरे साथ कंसल्ट कीजिए। मैं अगर शुगर के टेस्ट वगैरह आपको लिख दूँगी, वो मुझे बताइए, फिर मैं आपकी मेडिकेशन को शुगर की सही करके और फिर साथ में आपको इसका नाखूनों का भी इलाज तजवीज़ कर दूँगी। तो फिर आप मुझसे राब्ते में रहें इंशाल्लाह, तो मैं जितना हेल्प आपको कर सकती हूँ मैं कर लूँगी। और डॉक्टर आदे ने फंगस है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये फंगस नहीं जाएगा जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी। आदे ने फंगस है, इनका कोई इलाज दसो। ये मैं बता रही हूँ कि शुगर कंट्रोल करनी ज़रूरी है। फंगस का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो। अच्छा हाँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट में मोहसिन आपको बता देंगे। आप ऑनलाइन मेरे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, तो जितना मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ उसमें मैं आपको हेल्प कर दूँगी, इलाज भी तजवीज़ कर दूँगी। ठीक बहुत शुक्रिया। ठीक है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। Hello. Thank you so much, Dr. Talat Sultana, for such an insightful session, and especially the your medications for the patients and helping them out and questioning everything in so detail. Matlab, it was literally such a great opportunity for everyone to learn, and specifically that how we can change our life. It was really a life changing podcast for everyone. I hope कि हम सब इसमें से मेन पॉइंट्स सीख के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम अपनी लाइफ में एज अ होल चेंज ला सकें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and insights, ma'am. And Thank you inshallah, so we will much. share your contact number and the details. Anyone would like to have the personal consultation with Dr. Tala Sultana, they can have it. And I think we can end the sessions. And for our youth and specifically for the patients, you have anything to say? 2-3 lines. Yeah, sure, Faiza. And I really appreciate your effort, and along with Dr. Mohammed Mohsin effort and 360 podcast. I'm really thankful for providing me the platform to address all the issues regarding skin and dermatology. So in the end, I would like to add a few words, is that skin is not only is skin deep. So try to build up your personality, try to attain the spiritual peace, try to maintain a healthy lifestyle,
which will ameliorate the radiance of the skin, and try to connect with the source, try to connect with the universe, and try to appreciate beauty and positivity in all of us, and then of course the glow will come to your skin. So whatever you do from inside will come eventually to the outside. And I really appreciate all the students and all of my listeners, and for having time to listen to our podcast. And thank you so much. Jazakallah khair. Indeed, Jazakallah khairan kaseera for your time and considerations, ma'am. Inshallah, we will looking forward. We're looking forward to more such sessions in the podcast with you. And inshallah, anyone would like to have the person consultation with you, we will let them know about your contact and online consultation too. I hope so. You always also provide the online consultation to the one who are not from Karachi, right? Sure, sure. I would like to do another podcast with you regarding the skin diseases in pregnancy, because again we know that the pregnancy is a stage where many skin diseases come, and in even in my regular practice, I saw many pregnant patients having many skin problems, and they even don't have the awareness about it. So we will discuss something about the skin diseases if you guys have time, or in another session. And then we will discuss, and we will take the questions from the audience, and I will try to give awareness as much as possible, and I'm willing to help them as much as I can. For sure, ma'am. Exactly, this the pregnancy and the skin issues is, I can say, the least discussed topic, and people are none like aware about it. So inshallah, we will have that podcast soon too. And here we come to an ending for our to our first podcast, 360 Dermatology series with Dr. Talat Sultana. And wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you, Dr. Talat, again for your time. Thank you, Faiza. Have a good one. Thank you. Allah Hafiz. Welcome. Allah Hafiz.